सुधा को हमेशा से ही घूमने फिरने का बहुत शौक था। वह आए दिन अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों, मैदानों या फिर जंगलों में चली ही रहा करती थी। सुधा इतना समय घर में नहीं बिताती थी जितना कि वह घूमने फिरने में बिता दिया करती थी। लेकिन सबसे ज्यादा उसे बरसाती जगहों पर जाना पसंद था और वहाँ कैंपिंग करना तो उसे और भी ज्यादा पसंद था। साल में एक बार वो ऐसी जगह पर जरूर जाया करती थी जहाँ पर जबरदस्त बारिश हो। ऐसे ही एक बार सुधा जब अपने दोस्तों के साथ ट्रिप प्लानिंग कर रही होती है, तभी सुषमा बोलती है। बेटा, तू कहाँ जा रही है? माँ, आपको बताया तो था मैंने कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ। लेकिन इस बार तो नहीं जा सकती बेटा। पर क्यों माँ, क्या दिक्कत है मेरे जाने में? आपको पता है ना मुझे घूमना फिरना और कैंपिंग करना कितना ज्यादा पसंद है। फिर आप मुझे क्यों रोक रही हैं? वो इसलिए बेटा क्योंकि तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे कब तक तू ऐसे ही घूमती रहेगी? अब शादी कर ले बेटा। माँ, इतनी क्या जल्दी है शादी करने की? थोड़े साल बाद कर देना शादी मेरी। चल हट पगली, कैसी बातें करती है? शादी समय से हो जाए तो अच्छा रहता है बेटा। और तुझे पता है क्या कि बड़े अच्छे लड़के का रिश्ता आया है, तो इस ट्रिप को कैंसिल कर दे बेटा, अपनी माँ के लिए। अपनी माँ के इतने प्यार से कहने पर सुधा जाना कैंसिल कर देती है। जिसके बाद अगले ही दिन रुद्र नाम का लड़का अपनी माँ मालती के साथ सुधा को देखने आता है। पहली नजर में रुद्र सुधा को पसंद कर लेता है। ऐसे ही दोनों परिवार वाले आपसे बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। जिसके बाद लड़का लड़की को बात करने के लिए छत पर भेजा जाता है। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बारिश में कैंपिंग करना। शायद मेरी माँ ने आप सभी को पहले ही बताया होगा कि मुझे घूमने फिरने का और सबसे ज्यादा कैंपिंग करने का कितना शौक है। हर साल मैं एक ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ मैं बारिश में कैंपिंग कर सकूँ। वाह, शौक हो तो ऐसा। आप कहीं नहीं जाते घूमने फिरने? अरे नहीं यार, मैं कहाँ जा पाता हूँ। मैं तो ढंग से दिल्ली भी नहीं घूमा। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको हर जगह घुमा दूंगी। इतना बोलकर सुधा हंसकर शर्माने लगती है। इसके बाद काफी और बातें करके दोनों नीचे आ जाते हैं। कुछ महीने बाद रुद्र और सुधा की शादी हो जाती है। शादी के थोड़े वक्त तो सुधा अपने ससुराल के कामकाज और जिम्मेदारियों में मगन थी, पर उसके अंदर का कैंपिंग का कीड़ा अब उसे सताने लगा था। ऐसे ही गर्मियां खत्म होकर बरसातों का मौसम आने वाला था और सुधा के मन में कैंपिंग के ख्याल आ रहे थे। जिसके चलते एक दिन वो अपनी सास मालती से बोलती है। माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है? माँ जी, शादी से पहले मैं हमेशा कहीं ना कहीं घूमने जाया करती थी और बारिश में कैंपिंग किया करती थी। हाँ तो मैं ये कहना चाह रही थी, क्या मैं और रुद्र जी दार्जिलिंग चले जाएं? इन दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही होगी। मैं और रुद्र जी वहाँ पर कैंपिंग करेंगे। पागल हो गई है क्या बहू? तू अच्छा खासा घर छोड़कर बारिशों में जंगलों में रहने की बात कर रही है। अरे तू इंसान है, कोई जानवर थोड़ी है। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जानवरों का तो घर ही जंगल होता है, वो तो वहाँ पर रहते ही हैं। आपको नहीं पता कैंपिंग में कितना मजा आता है? बारिश में आंच जलाना, खाना बनाना, प्रकृति का एक अद्भुत सुंदर दृश्य देखना। बस बस, ये जो तेरे ख्याल है ना, इसे फूंक मार के हवा में उड़ा दे। मैं तुझे बारिश में कैंपिंग करने नहीं जाने दूंगी। खामखा इतने पैसे में आग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जाने दीजिए ना माँ जी, प्लीज। अगर तूने मेरे सामने ना ज्यादा प्लीज प्लीज किया ना, तो मैं तुझे तेरे मायके भिजवा दूंगी और तू हमेशा के लिए वहीं रहियो। फिर करती रहना बारिश में कैंपिंग। इतना कहकर मालती वहाँ से चली जाती है और अपनी सास की बात सुनकर सुधा का मन टूट जाता है। बेचारी उदास होकर कामों में लग जाती है। रात को खाना खाते हुए भी सुधा बहुत ही थोड़ा सा खाना खाती है। रुद्र अपनी बीवी की ये सारी हरकतें नोटिस करता है और कमरे में जाते ही उससे बोलता है। अरे क्या हुआ भाई, आज तुम्हारा मुंह कैसे लटका हुआ है? क्या बताऊँ आपको? अरे जो हुआ वही बताओ। मैंने माँ जी से बोला कि मैं और आप दार्जिलिंग चले जाएं बारिश में कैंपिंग करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया। मेरा तो दिल ही तोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, तो मैडम बारिश में कैंपिंग करना चाहती है? जाना चाहती हूँ, लेकिन माँ जी नहीं जाने देंगी। अरे मैं माँ से बात करूँगा, क्या पता मेरी बात मान जाए। सच में? आप माँ जी से बात करेंगे? अरे हाँ हाँ, तुम चिंता क्यों कर रही हो? चलो चलो, अब मुस्कुरा भी दो।
रुद्र की बात सुनकर सुधा मुस्कुरा देती है। अगली सुबह रुद्र ऑफिस जाने से पहले अपनी माँ से बात करता है, लेकिन मालती सुधा से भी ज्यादा रुद्र को सुना देती है और सुबह सुबह ही उसका मूड खराब कर देती है। दूर खड़ी सुधा यह सब कुछ देख रही होती है और खुद से बोलती है, माँ जी तो मुझे जाने ही नहीं देंगी। लगता है अब मुझे अपने दिमाग से और दिल से बरसातों में कैंपिंग करने वाले ख्यालों को निकाल देना चाहिए। वैसे भी अपने ससुराल वालों के खिलाफ जाकर मैं भी क्या ही खुश रह पाऊंगी। सुधा एक तरफ ये सब सोच रही होती है और रुद्र भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। बरसातों के मौसम की शुरुआत हो जाती है और हर दिन बारिशें होने लगती हैं। ऐसे ही एक शाम सुधा अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी बाहर बारिश को देख रही थी और अपने हाथों पर बारिश को महसूस करते हुए वह बोलती है, शादी से पहले का जीवन कितना अच्छा था। अपनी मर्जी से आती थी, अपनी मर्जी से जाती थी। शादी के बाद भी मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति मुझे कितना प्यार करते हैं। मेरा सबसे बड़ा सपना बारिश में कैंपिंग करना, वो तो जैसे बिखर ही गया है। इतना सोचते हुए सुधा की आंखें नम हो जाती हैं। जैसे तैसे वह खुद को संभाल कर अपने ससुराल में खुश रहने की पूरी कोशिश करती है। मालती को भी ये सब देखकर अच्छा लगता है कि उसकी बहू ने एक बार में ही उसका कहा मान लिया। ऐसे ही एक दिन मालती के फोन पर उसकी दूर की बहन का फोन आता है और मालती जल्दी से फोन रखकर अपनी बहू को बुलाकर बोलती है, बहू, मेरी छोटी बहन के यहाँ पे कोई बात हो गई है तो उसने मुझे बुलाया है, तो मैं आज शाम को अपनी बहन के घर के लिए निकल जाऊंगी। मुझे आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। बहू, तू घर का और अपना ख्याल रखना, ठीक है? इतना कहकर मालती अपने कमरे में चली जाती है और पैकिंग करना शुरू कर देती है और इसी बीच वो रुद्र को भी फोन करके सारी बात बता देती है। शाम को मालती अपनी बहन के घर जाने के लिए निकल जाती है और अगली ही सुबह से आसमान से मूसलाधार बारिश होना शुरू हो जाता है। लगातार बारिश होती रहती है। ये सब देखकर रुद्र के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह कुछ सामान लेकर छत पर जाता है, जिसके बाद वह बारिश में कैंप जैसा कुछ छत पर अरेंज करता है और जरूरत का सारा सामान उस टेंट के अंदर रख देता है और सुधा के पास जाकर बोलता है, सुधा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज, और वो भी इतनी बारिश में? अरे यार, सवाल जवाब बाद में करना। चलो मेरे साथ, और हाँ, आंखें बंद रखना। ऐसा भी क्या है? अरे यार, थोड़ा पेशेंस रखा करो, तब पता चल जाएगा। इतना कहकर रुद्र सुधा की आंखों पर हाथ रखता है और उसे आहिस्ता आहिस्ता करके छत पर ले जाता है। जिसके बाद रुद्र सुधा के चेहरे से अपना हाथ हटाता है तो सामने का नजारा देखकर सुधा खुशी से उछल पड़ती है और अपने पति के गले लगकर बोलती है, आपने ये सब मेरे लिए किया? और क्या, अरे तुम हो, मैं हूँ, बारिश है तो कैंपिंग तो हम छत पर भी कर सकते हैं, और वैसे भी माँ को आने में 2-4 दिन लगेंगे, और बारिश तो हम पर मेहरबान है ही, तो अब सारी रात हम यही कैंपिंग करेंगे। आप सच में बहुत अच्छे हैं रुद्र जी। इस कैंपिंग में तो उस कैंपिंग से भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब बातें ही करती रहोगी या इस कैंप के अंदर भी चलोगी? इतना कहकर रुद्र सुधा का हाथ पकड़ता है और दोनों टेंट के अंदर चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी सारी रात छत पर बारिश में कैंपिंग का मजा लेते हैं और एक साथ खूब सारे प्यार भरे पल बिताते हैं। शर्मा जी अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर होकर घर में बैठे रहते थे। पूरे दिन घर में बैठे बैठे वो परेशान होने लगे थे। तभी वो मोहल्ले के बाहर किराने की एक बड़ी सी दुकान खोलता है। उसका पूरा परिवार इस बात से अनजान था। दुकान के मुहूर्त वाले दिन वो अपने बेटे अनिकेत, बहू मालिनी, पत्नी शांति के साथ मुहूर्त वाली जगह पर पहुंचता है। मोहल्ले के बाहर किराने की इतनी बड़ी दुकान देखकर सभी हैरान थे। पापा, ये इतनी बड़ी दुकान किसकी है? बहुत माल है इसमें तो। दुकान खोलने के लिए तो बहुत पैसा लगा होगा, लेकिन जिसकी भी है ये दुकान, बहुत पैसा कमाता होगा वो। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है अनिकेत जी, क्योंकि हमारे आसपास के मोहल्ले में कोई अच्छी किराने की दुकान भी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसी दुकान पर आएंगे। जिसने भी दिमाग लगाया है ना, बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आराम से बैठ कर खाओ। क्या बात है माँ, आज तो आपने इंग्लिश का वर्ड यूज किया, सुनकर मजा ही आ गया एकदम से। क्यों नहीं करूँगी इंग्लिश का शब्द यूज? आखिरकार एक इंजीनियर की माँ हूँ मैं, मुझे उसकी भी इज्जत का ख्याल रखना है। माँ, आप जैसी भी हो, आप मेरी दुनिया हो।
और माँ, आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अच्छा, अब अगर तुम माँ बेटे का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर ले हम लोग। हाँ ससुर जी, ये बात तो मेरे मन में कब से चल रही है कि मुहूर्त किसी और दुकान का है, तो हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग उन्हें जानते हैं क्या? अरे थोड़ा सा सब्र करो, मोहल्ले वाले आने वाले होंगे। अरे उसके बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा किसकी दुकान का मुहूर्त है और भैया दुकान किसकी। शर्मा जी की बात सुनकर सभी परिवार वालों की बेचैनी और बढ़ जाती है और सभी लोगों को बस उस इंसान का इंतजार होता है जिसकी वो किराने की दुकान थी। कुछ देर बाद सभी मोहल्ले वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते और शर्मा जी को उनकी दुकान के लिए बधाई देने लगते हैं। ये सब देखकर शर्मा के परिवार वालों का सर घूम जाता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। पापा, ये सब मोहल्ले वाले आपको बधाई क्यों दे रहे हैं? ये बधाई तो इनको उन्हें देनी चाहिए जिनकी ये किराने की दुकान है। हाँ ससुर जी, अनिकेत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बता दीजिए ये क्या माजरा है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जी बोलिए ना, मुझे लग रहा है आप हमसे कोई ना कोई बात जरूर छिपा रहे हैं। बताइए क्या बात है? सभी लोगों की बातें सुनकर शर्मा जी जोर जोर से हंसने लगते हैं और अपनी पत्नी शांति का हाथ पकड़कर दुकान के सामने लेकर आते हैं और रिबन कटवा कर दुकान का मुहूर्त करवाते हैं। ये सब देखकर फिर सभी की आंखें खुल जाती हैं। अरे अभी तो तुम्हें समझाने की या बताने की जरूरत है कि ये दुकान हमारी है। आप सच कह रहे हैं पापा, ये दुकान अपनी है? हाँ बेटे, ये दुकान अपनी है। मैं घर पर बैठा बैठा बोर हो रहा था, फिर मैंने एक दिन पूरे मोहल्ले की और आसपास की जगह को खोजा तो मुझे आसपास कोई अच्छी किराने की बड़ी दुकान नहीं दिखी, तो मैंने सोचा कि ये काम करना ठीक होगा। ससुर जी, आपने ये काम बहुत अच्छा किया। आपको पता है, मुझे हमेशा से ही अपनी दुकान पर मालकिन बनकर बैठने का शौक था। अब मेरा वो सपना भी पूरा हो गया। अच्छा, तो मतलब अब तू घर का सारा काम छोड़कर पूरा दिन दुकान पर ही बैठी रहेगी क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं अपना सारा काम करके दुकान पर आऊंगी। मैं घर भी देखूंगी और दुकान भी। अभी तो सिर्फ घर के काम करने में तू पूरा दिन निकाल देती है, दुकान का काम करने लगी तो पता नहीं क्या ही होगा। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों सास बहू आपस की खिटपिट बंद करो और दुकान के अंदर मिठाई के डब्बे रखे होंगे, लाकर सबको मिठाई खिलाओ, मुंह मीठा करो। शर्मा जी के कहने पर दोनों सास बहू चुप हो जाती और दुकान से मिठाइयाँ लाकर सबको बांटती। मोहल्ले में किराने की दुकान खुलने से सबको बहुत राहत मिलती। जो सामान लेने के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था, अब वो गली के बाहर ही मिल जाया करता। दुकान पर बैठने की वजह से शर्मा जी का भी अच्छा टाइम पास होने लगा था। समय बीतता है और उसके गांव से उसके दोस्त के देहांत की खबर आती है, जिसकी वजह से उसे गांव जाना पड़ता है और उसकी बहू मालिनी दुकान पर बैठना शुरू कर देती। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय मालिनी दुकान पर पूजा कर रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन कमला आती है। बहू, अरे ओ बहू, जरा सुन तो सही। हाँ आंटी जी, बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं पूजा कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है बहू, कर ले पूजा, लेकिन उसके बाद मुझे 2 किलो चीनी दे। पैसे बाद में मेरा बेटा आकर दे जाएगा तुझे। आंटी जी, मैं आपको 1 किलो चीनी क्या, आधा किलो चीनी भी नहीं दूंगी, क्योंकि ये अभी सुबह का समय है और मैं आपको उधार कैसे दूं? मैं तुझसे उधार नहीं मांग रही, बस ये कह रही हूँ कि अभी थोड़ी सी चीनी दे दे, मेरा बेटा थोड़ी देर में पैसा दे जाएगा। अभी वो सो रहा है ना, और मुझे उसका पर्स भी नहीं मिल रहा है। आंटी जी, वो आपकी परेशानी है, मेरी नहीं, लेकिन मैं आपको उधार नहीं दे सकती हूँ। बहू सच में तू तो बिल्कुल बनिया ही बन गई है, उधार नहीं दूंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे मैं 2 किलो चीनी के पैसे लेकर भाग जाऊंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है आंटी जी, लेकिन दुकान का मामला है तो मुझे सब कुछ देखकर ही चलना पड़ेगा ना, इसलिए घर जाइए और पैसे लेकर आइए अगर चीनी चाहिए तो। आग लगे तेरी चीनी में, मैं एक दिन चाय नहीं पीऊंगी, लेकिन कभी तेरी दुकान पर नहीं आऊंगी सामान लेने। कमला इतना कहकर गुस्से में दुकान से निकल जाती है, लेकिन मालिनी पर उसका कोई असर नहीं होता। कमला गुस्से में अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी रास्ते में अपने पति केशव से टकरा जाती है। अरे भाई, कहाँ जा रही हो ऐसे तूफान मेल बनकर? थोड़ा आगे पीछे लोगों को भी देख लो। देखिए, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत ज्यादा खराब है, और मत कीजिए। पता नहीं शर्मा की बनिया बहू खुद को समझती क्या है। आज के बाद उसकी दुकान पर कभी नहीं जाऊंगी मैं। ऐसा भी क्या हो गया?
मैं तो अभी उसी दुकान की ओर जा रहा था तेल लेने के लिए और रास्ते में तुमसे टकरा गया। पैसे लेकर जा रहे हैं आप या नहीं? पैसे की क्या बात है, उसके मोहल्ले वाले हैं, पैसे लेकर भाग थोड़ी ना जाएंगे हम। और वैसे भी शर्मा जी के पास मेरा खाता चलता है। हाँ तो शर्मा जी के पास चलता होगा, शर्मा जी की बनिया बहू के पास नहीं। वो आपको बिना पैसे के कुछ नहीं देने वाली है, मुझे भी मना कर दिया उसने। ये क्या कह रही हो तुम? अगर ऐसी बात है तो उसकी दुकान पे आज से जाना बंद। केशव और कमला इतना कहकर अपने घर चले जाते हैं और उनकी सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी शांति सुन रही होती है। पीठ पीछे लोगों के मुंह से अपनी बहू के लिए ऐसी बातें सुनकर शांति दुकान जाती है और मालिनी को समझाने की कोशिश करती है। बहू, दुकान बोलचाल से भी चलती है। अगर तू ऐसे गुस्से से सबसे बात करेगी तो कोई भी तेरी दुकान पर नहीं आएगा। माँ जी, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि दुकान कैसे चलानी है। हाँ हाँ पता है, तू इनके जाने के बाद बनिया बहू हो गई है। लेकिन ये याद रख कि ये राज सिर्फ जब तक है, तब तक कि वो वापस नहीं आ जाते। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन रात के समय शांति दुकान पर आती है और राशन का कुछ सामान लेती है, जिस पर मालिनी उसे सामान की लिस्ट बनाकर उसके हाथों में थमा देती है। माँ जी, ये सामान की लिस्ट है, रात को अनिकेत जी आएंगे ना तो उनसे पैसे लेकर मुझे दे देना। दुकान से माल गया है, लिखना पड़ेगा मुझे। हे भगवान, अब तो अपने घर में आने वाले सामान के पैसे भी घर वालों से लेगी। माँ जी, आप ही तो मुझे बनिया बोलती है और बनिया तो अपने सगे बच्चों को भी नहीं छोड़ता है, उनसे भी अपने हक के पैसे ले लेता है। आप तो फिर भी मेरे ससुराल वाली हो, काम के मामले में कोई रिश्तेदारी या परिवार नहीं। तू सच में बनिया बन गई है। अगर मुझे अभी पैसे देकर ही सामान लेना है तो मैं बाहर से ले लूंगी। आने दे तेरे ससुर को, सारी बातें बताऊंगी कि उनकी बहू सच में बनिया बन गई है। शांति इतना कहकर सारा सामान दुकान में ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। मालिनी के खड़ूस बर्ताव और बनिया के बर्ताव की वजह से लोग उसकी दुकान पर आना बंद कर देते हैं। सही एक रोज उसकी एक मीता नाम की पड़ोसन चावल खरीदने के लिए दुकान पर आती है। चावल लेने के बाद पैसे देते समय उसके पास 2 रुपए कम पड़ जाते हैं। बहुत 2 रुपया कम है, मैं सुबह आकर दे दूंगी। आंटी जी, आप चावल भी सुबह ही ले जाना, जब तक पैसे पूरे नहीं होंगे मैं उधार सामान नहीं दूंगी। अरे बहू, मैं सुबह दे जाऊंगी तेरे 2 रुपए। हाँ तो आप तभी चावल ले जाना। मालिनी की बात सुनकर मीता चिढ़ जाती है और बहस करने लगती। तभी शर्मा जी वहाँ आते हैं और मीता उन्हें सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो अपनी बहू को बहुत सुनाते हैं और मीता से माफी मांगकर चावल का थैला वापस कर देते हैं। जिसके बाद वो दुकान बंद करके घर जाते हैं, जहाँ शांति उन्हें और चीजें भी बताती। जिसके बाद वो अपनी बहू का दुकान में आना जाना ही बंद करवा देते हैं और खुद दुकान पर बैठने लगते हैं। इस तरह से एक ही पल में मालिनी के हाथों से शर्मा जी की बनिया बहू की गद्दी छिन जाती है, जिससे उसके आस पड़ोस वाले बहुत खुश होते हैं। मधुरा देवी की एक लौती बेटी की शादी हो चुकी थी, जिसके बाद उसका पूरा घर खाली था। इतने बड़े घर में अकेले रहने से अच्छा मधुरा ने सोचा कि अपने ऊपर वाले फ्लोर पर किराएदार रख लूं और उसे मिली अलग अलग शहर से आई 5 किराएदार बहुएं, मीना, शीना, सवीना, शोना और मोना, जो मधुरा देवी को अपनी सास समान इज्जत देती थी। ऐसे ही एक सुबह जब मधुरा अपने सोफे पर बैठी थी तो उसकी 5 किराएदार बहुएं में से मीना उसके पास चाय लेकर आती है और बोलती है, अरे माँ जी, आप ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? हमें बुला लेती। और ये लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, पी लीजिए। अरे बहू, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे मैंने आपको अभी अभी माँ जी कह दिया, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? वो क्या है ना, आपको देखकर अपने आप मुंह से माँ जी शब्द निकल जाता है। अरे बहू, कोई बात नहीं, मैं भी तो तुम 5 किराएदार बहुओं को बहू बोलती हूँ। मेरा कोई बेटा नहीं है, अगर होता तो तुम जैसी 5 बहुएं लाती। मधुरा की बात सुनकर उसकी दूसरी किराएदार बहू सवीना, जो कि घर के दरवाजे पर नाश्ता लिए खड़ी थी, बोलती है, वाह, फिर तो मैं भी आपको माँ जी ही बोलूंगी। वैसे माँ जी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, मैंने देखा था मीना दीदी चाय लेकर आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं चाय की जगह आपको नाश्ता दे आऊँ। अरे सवीना बहू, इसकी क्या जरूरत थी? तुम दोनों भी ना। अरे मैं बना लेती हूँ खाना, इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ।
इतने में मधुरा की बची हुई तीनों किराएदार बहुएं भी कुछ न कुछ लेकर आती हैं और बोलती हैं, रहने दीजिए माँ जी, हमें पता है आप अपने अकेले के लिए कुछ नहीं बनाती हैं। इसलिए पांचों किराएदार बहुएं आपको रोज चाय, नाश्ता, लंच, डिनर दे जाया करेंगी। अरे तुम पांचों तो मुझ पर एहसान चढ़ा रही हो। कैसे उतारूंगी मैं तुम पांचों किराएदार बहुओं का एहसान? बस कर दिया ना पराया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, दे जाया करना, बस खुश। मधुरा की बात सुनकर पांचों अपना अपना लाया नाश्ता रखकर कुछ देर में ऊपर के फ्लोर पर अपने अपने किराए के कमरे में चली जाती है। और उनके जाने के बाद मधुरा कहती है, ये पांचों किराएदार बहुएं कितनी अपनी सी लगती हैं। आजकल तो सगी बहुएं सास को कुछ खाने पीने को नहीं देती, और ये पांचों किराएदार होकर मुझे अपनी सास की तरह इज्जत और प्यार दे रही हैं। मधुरा उन पांचों के प्यार भरे स्वभाव से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी, जिसके चलते आए दिन पांचों कभी कुछ तो कभी कुछ देकर मधुरा के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय मोना मधुरा की मदद के लिए उसके घर की सफाई कर रही थी कि तभी वहाँ मधुरा की पड़ोसन सुमन आती है। अरे मधुरा बहन, क्या हो रहा है सुबह सुबह? अरे सुमन बहन, आओ आओ। मोना बहू, क्या तुम मेरे लिए और सुमन बहन जी के लिए जरा रसोई में जाकर चाय बना लोगी? दूध वही फ्रिज में होगा। ठीक है माँ जी, मैं बस अभी बना कर लाती हूँ। मोना सफाई छोड़कर चाय बनाने चली जाती है। उसके जाते ही सुमन मधुरा के एकदम पास आकर बैठकर कहती है, ये क्या मधुरा, ये तेरी किराएदारनी बहू है, तुझे माँ जी क्यों बोल रही हैं? और ये तेरे घर में क्या कर रही हैं? अरे मेरी मदद के लिए आई थी। मुझसे घर की अच्छे से सफाई नहीं होती है ना, तो ये आई कि माँ जी मैं आपकी मदद कर देती हूँ, इसलिए मैंने कह दिया कर दे बहू। अरे ऐसे किसी पर अंधा भरोसा करके उनको घर के अंदर नहीं घुसा लेना चाहिए, कहीं कल को तुमको ही दिक्कत ना हो। अरे नहीं सुमन बहन, ऐसा नहीं होगा। पांचों बहू बहुत अच्छी है, मुझे अपनी सास की तरह इज्जत देती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। इतने में मोना चाय लेकर आती है और सुमन कुछ देर चाय पीने के बाद मधुरा के घर से चली जाती है। मोना भी अपना काम खत्म करके चली जाती है। समय गुजरता है और एक शाम जब मधुरा किसी काम से बाहर गई थी और जब वो घर पर आती है तो देखती है कि उसकी किराएदार बहू सवीना उसके घर में है। ये देखकर वो बोलती है, अरे सवीना बहू, तुम यहाँ? मैंने तो घर लॉक किया था, तुम अंदर कैसे आई? वो मैं एक्चुअली माँ जी, मैंने नीचे से कुछ आवाज सुनी थी और जब देखने आई तो गेट लॉक था। मुझे लगा आपके ना होने पर कोई चोर तो नहीं आ गया, इसलिए मैंने आपकी दी हुई डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोल के चेक करा। अच्छा, तो था कुछ? नहीं आंटी, मेरा मतलब माँ जी, बिल्ली थी बस, मैंने उसे भगा दिया। अब मैं चलती हूँ। सवीना इतना बोलकर चली जाती है, जिसके बाद मधुरा एक बार घर की तलाशी लेती है और फिर खुद से कहती है, कहीं सुमन की कहीं बातें सच तो नहीं थी? ये पांचों किराएदार बहुएं मेरे सामने अच्छी बनकर मेरे भरोसे का फायदा तो नहीं उठाना चाहती? सवीना की इस हरकत से मधुरा के दिल में अब शक बैठ चुका था, जिसके चलते अगले दिन जब सुबह पांचों कुछ ना कुछ नाश्ता लिए मधुरा के पास आती हैं, तो मधुरा उनसे कहती है, अरे इसकी जरूरत नहीं थी, मेरे घर में राशन है, मैं बना लूंगी। ऐसे कैसे माँ जी? आपके 5-5 बहुओं के होते हुए आप क्यों खुद से खाना बनाओगी? सही कहा सवीना ने। अरे हम पांचों के पास कोई नहीं है जिसकी हम सेवा करें। अब हमारे लिए तो आप ही हमारी सास हैं और हम आपकी बहुएं। किराएदार बहुएं? तुम पांचों मेरी किराएदार बहुएं हो, और किराएदार तो एक न एक दिन चले ही जाते हैं, इसीलिए तुम पांचों को ये सब करने की जरूरत नहीं है। और अब ले आई हो तो टेबल पर रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है माँ जी। पांचों खाना टेबल पर रखकर चली जाती हैं और बाहर आते ही बोलती हैं, कुछ हुआ है क्या? आज माँ जी ने कुछ अलग बर्ताव किया, एक बार भी उन्होंने प्यार से बहू नहीं कहा। हाँ, और आज उन्होंने हमें कई बार किराएदार बहुएं कहकर ही बुलाया। शायद हम कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हैं, हमें अपनी हदें पता होनी चाहिए। आखिर में हम उनकी सगी बहुएं थोड़ी हैं जो वो हमें हर वक्त प्यार और इज्जत दे। हाँ, तुमने सही कहा। पांचों इतना बोलकर ऊपर वाले फ्लोर के अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और उस दिन के बाद से मधुरा ने पांचों किराएदार बहुओं से थोड़ी दूरी बना ली थी। लेकिन एक रात जब पांचों अपने अपने कमरे में सो रही थी और मधुरा नीचे वाले फ्लोर पर अकेली अपने घर में सो रही थी, तो उसके घर में कुछ हलचल होती है। उसने बिना आवाज किए उठकर देखा तो घर में 3-4 चोर थे
जिनमें से एक अपने साथियों से कहता है, सुनो, इस घर में ना बस एक अकेली औरत रहती है और बाकी इसकी ना किराएदार की औरतें रहती है, लेकिन वो सब ऊपर वाले फ्लोर पे है, इसलिए ना चुपचाप आराम से ना सब कुछ उठा लो, ठीक है? अगर बुढ़िया उठी ना तो देख लेंगे उसको। ये सब सुनकर मधुरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत डर जाती है और चुपके से अपने फोन से ऊपर किराए पर रहने वाली बहुओं को कॉल लगाती है। लेकिन इतने में वो चोर उसके कमरे में आते हैं और डर के मारे उसके हाथ से फोन छूट कर गिर जाता है और वो डरते हुए बोलती है, देखो मेरे पास कुछ नहीं है, छोड़ दो मुझे। बुढ़िया जाग गई। ओहो, चुपचाप रहती ना। अब देख, एक खाली घर के साथ साथ तेरा भी काम तमाम करके जाएंगे हम। इतना कहकर वो चोर मधुरा को बांध देते हैं और घर के चप्पे चप्पे से जरूरी सारा सामान उठाकर मधुरा को चक्कू मारने जा ही रहे होते हैं कि इतने में दरवाजे से 5 किराएदार बहुएं बेलन, डंडा, फ्राइंग पैन लेकर भागी आती हैं और उन चोरों पर अटैक कर देती हैं और चारों के चारों चोरों को घायल करके बांध देती हैं। लेकिन इस झड़प में सवीना के हाथ में चाकू लग जाता है, जिस पर जैसे ही बाकी की बहुएं मधुरा के हाथ पैर खोलती हैं, तो वो भागकर सवीना को संभालते हुए कहती है, बहू तू ठीक तो है ना? मेरी वजह से ये क्या हो गया, मुझे माफ कर दे बहू। अरे माँ जी, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। वो तो सही है, आपने सही वक्त पर कॉल कर दिया तो मैंने आपकी और चोर की बातें सुन ली और इन चारों को यहाँ ले आई। और एक बात और, मैं उस दिन आपके पीछे से आपके घर इसलिए घुसी थी क्योंकि मैंने घर के पास कुछ अनजान लोगों को कहते सुना था कि वो यहाँ के खाली घरों में हिडन कैमरा लगा रहे हैं ताकि घरों में जब कोई ना हो तो चोरी कर सकें। इसलिए मैं वही चेक करने आई थी, कहीं आपके यहाँ भी तो नहीं है। बहू मुझे माफ कर दो, तुम पांचों मुझे माफ कर दो। मुझे लगा किराएदार बहुओं पर भरोसा करके मैं गलती कर रही हूँ। माँ जी, आपका सोचना गलत नहीं है। आजकल के समय पर हमें अपने ही धोखा देते हैं, तो हम पांचों तो आपकी बस किराएदार हैं। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मुझे चाहे कोई भी कितना भी कहे तुम पर भरोसा ना करने को, लेकिन मैं अपने दिल की ही सुनूंगी। और अब से तुम पांचों ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर में शिफ्ट हो जाओ। यहाँ भी बहुत कमरे हैं, हम सभी आराम से रहेंगे। मधुरा पुलिस को कॉल करके उन चोरों को पकड़वा देती है। साथ ही वो अपनी 5 किराएदार बहुओं से माफी मांगती है और अब उनके साथ एक ही फ्लोर पर एक परिवार की तरह रहने लगती है। और वो 5 भी कभी मधुरा के साथ धोखा नहीं करती और उसको अपनी सास समान ही इज्जत और प्यार देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।